ग्रीटिंग्स टू एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। बहुत टाइम बाद हम दोबारा यूट्यूब पे कनेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग केवीएस की प्रिपरेशन के टाइम पर कनेक्टेड थे और इस बार हम लोग सीटेट एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सीटेट इस बार सितंबर में कंडक्ट होने जा रहा है और आई होप कि आप सब लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो सीरीज़ में आपके सीटेट के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पूरी पढ़ने के बाद हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए आपके पास एक क्वेश्चन बैंक अवेलेबल रहता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। इसीलिए आपके पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और मेरा ये मानना है, मैंने जब खुद भी किया था तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर मैंने बहुत ध्यान दिया था, क्योंकि आप थ्योरी को जितना भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि पेपर में आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो हम लोग थ्योरी पोर्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ साथ एक टॉपिक को पढ़ा जाएगा और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। पीवाईक्यूज आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। इसलिए हम लोग थ्योरी को भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रही बात लैंग्वेज की, तो हम लोग बाइलिंगुअल मोड में पढ़ने वाले हैं। बहुत से बच्चे इस एग्ज़ाम को हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट करते हैं, इसीलिए हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही साथ में लेकर चलेंगे ताकि दोनों ही मीडियम के बच्चे इन वीडियो से हेल्प ले पाएँ। तो हम देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक क्या है। तो आपका जो पहला टॉपिक है, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है, आपका पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीटेट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है वो बन जाता है अपने आप में, क्योंकि यहाँ से आपको 30 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं और ये काफ़ी स्कोरिंग भी है। और अगर आप इस पोर्शन को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी जो बाकी वाली सेक्शंस हैं वो भी आपके लिए ईजी हो जाती हैं, क्योंकि आपका साइंस, मैथ्स, एसएसटी का जो पोर्शन आता है वहाँ पर भी आपको पेडागोजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चंस वहाँ पे भी पेडागोजी के आते हैं। अगर आप ये वाला पोर्शन पढ़ लेते हो तो आपकी बाकी सेक्शंस की भी आधी तैयारी समझ लो यहीं से हो जाती है। इसलिए इस सेक्शन को हम अच्छे से पढ़ेंगे और काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। पहला टॉपिक है आपका कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। दूसरा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन और तीसरा टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इसे हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग से। लर्निंग का मतलब होता है अभिगम। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इन दो चीज़ों को आज हम कवर करेंगे अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम कर लें, लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अब लर्निंग यानी कि अधिगम क्या है। लर्निंग सरल भाषा में अगर हम बात करें तो लर्निंग का मतलब होता है सीखना। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमारे एक्सपीरियंस, हमारी प्रैक्टिस और एफर्ट की वजह से हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज लेकर आती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, सबसे पहले वो अपने आसपास के लोगों को देखता है। वो देखता है कि वो लोग कैसे चल रहे हैं। एक बच्चा पहले क्रॉल करना सीखता है, वो कोशिश करता है कि मैं भी उनकी तरह चल पाऊँ, है ना। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, उठने की कोशिश करता है, चीज़ों को पकड़ पकड़ के उठने की कोशिश करता है। वहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है। कई बार वो गिरता है, उसे समझ आ जाता है कि अगर मैं इस तरीके से उठूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। अगर मैं किसी चीज़ को पकड़ के उठने की कोशिश करूंगा, सपोर्ट लेके उठने की कोशिश करूंगा, तो मैं इजीली खड़ा हो पाऊंगा। अपने एक्सपीरियंस से उसने सीखा कि उसे कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। फिर वो उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करता है ना, बार बार वो चीज़ों को पकड़ पकड़ के खड़ा होता है और एफर्ट लगाता है कि मैं किसी तरीके से बाकियों की तरह चलना सीखूं। तो हमारे एक्सपीरियंस, हमारे प्रैक्टिसेस और हमारे एफर्ट्स की वजह से जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो क्या करती है, चीज़ हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज लेकर आती है। इसी प्रक्रिया को लर्निंग या फिर अधिगम का नाम दिया जाता है। अब इसे हम रिलेटिवली जो है परमानेंट चेंज क्यों बोल रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक बच्चे की एग्जांपल दी है ना। पहले बच्चा क्या करता है, पहले वो क्रॉल करता है। पहले तो वो क्रॉल भी नहीं करता, एक बच्चा जो है वो सिर्फ अपने हाथ पांव ऐसे ही हिलाता रहता है। धीरे धीरे वो क्रॉल करना सीखता है ना। क्रॉल करने के बाद
फिर वो धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ के खड़ा खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। अब मुझे बताओ, जब एक बच्चे ने चलना सीख लिया, तो चलने के बाद क्या वो दोबारा क्रॉल करेगा? वो क्रॉल नहीं करेगा, क्योंकि अब उसने चलना सीख लिया है ना? हम कह सकते हैं कि उसने अपने बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज लाया। हिंदी मीडियम में देख लेते हैं, ये एक प्रक्रिया है जो अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, एफर्ट यानी कि प्रयास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाती है। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। इन साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग की क्या डेफिनेशंस दी थी, ये भी हम जान लेते हैं। अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट जो है किसी साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। हाँ, आपसे ये पूछ लिया जाता है नाम लेकर, फॉर एग्जांपल वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, विलियम गेट्स, थॉरेनडाइक, ये सब आपके ऑप्शंस होंगे और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन जो है वो बिहेवियरिस्ट था, या फिर कौन जो है वो कॉग्निटिव जो है कॉग्निटिव थॉट्स को प्रमोट करता था, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी थी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन सीटेट में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप स्टेट टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी स्टेट टेट की एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। फिर भी हम लोग डेफिनेशंस को भी गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि जब आप डेफिनेशंस को पढ़ते हो तो आप बहुत सी टर्म्स को गो थ्रू कर रहे हो, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में हेल्पफुल रहेंगी। क्योंकि बहुत सारी टर्म्स होती हैं, जैसे नॉलेज, रिस्पॉन्सेज, है ना, हैबिट्स, बिहेवियर, ये बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। और हर जगह पर इसको आपको, इन टर्म्स को आपको कैसे रिलेट करना है, ये समझने के लिए आप जितना ज़्यादा रीड करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आपके लिए उतनी आसानी होगी। तो सबसे पहली डेफिनेशन हम देख लेते हैं वुडवर्थ की। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नए नई नॉलेज को या नए रिस्पॉन्सेज को एक्वायर करने का जो प्रोसेस है, सीखने का जो प्रोसेस है, उसे इन्होंने लर्निंग का नाम दिया। नए ज्ञान और नई प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। क्रो एंड क्रो का क्या थॉट था? लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। एटीट्यूड से यहाँ पर इनका मतलब है बिहेवियर्स। तो जब हम नई हैबिट्स को, नई नॉलेज को अपने बिहेवियर में लाते हैं, नए बिहेवियर्स को अडेप्ट करते हैं, उस प्रोसेस को इन्होंने कहा लर्निंग। सीखना आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोणों का अधिग्रहण है। फिर विलियम गेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। विलियम गेट्स जो है, इनका क्या मानना था? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ये देखो, अब यहाँ पर एक टर्म आ गई। तो इन इन टर्म्स को आप लोगों को अपने माइंड में रखना है, ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। इन्होंने कहा कि लर्निंग क्या होती है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाना थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की वजह से, अपने अनुभवों की वजह से, और जो है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, फॉर्मल या इनफॉर्मल ट्रेनिंग की वजह से जो हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आती हैं, इन्होंने लर्निंग का नाम दिया। सीखना अनुभव और परीक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है। तो आई होप इतना यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो लर्निंग जो है ये क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग जो है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इसको क्यों कहा? क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर जब तक उसकी लाइफ है, जब तक वो जीवित है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इस चीज़ से हर कोई एग्री करेगा। जब हम पैदा होते हैं तब हम सीखना शुरू करते हैं, और जब तक हम जिंदा हैं हम कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लर्निंग जो है, इट गोज़ फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। ये गर्भ से लेकर जो है कब्र तक जाने की प्रक्रिया है। जाने तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो लर्निंग जो है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो थ्रू आउट लाइफ हमेशा चलती रहती है। इसीलिए इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है। उसके बाद कहा गया है लर्निंग इज अ चेंज। इट इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड बिहेवियर्स इनटू न्यू, मोर इफेक्टिव फॉर्म्स। तो लर्निंग जो है ये हमारे बिहेवियर में चेंज लेकर आती है, हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। कैसे? हमारे जो ओल्ड बिहेवियर्स हैं, जहाँ पर हम लर्न नहीं हैं, जहाँ पर हम त्रुटियां करते हैं, हमारी मिस्टेक्स होती हैं, जब हम सीखते हैं तो हम उन मिस्टेक्स को नहीं करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आ रही है ना? एक पॉजिटिव मॉडिफिकेशन हमारे बिहेवियर में आ रही है। जो चीज़ें हमें पहले नहीं आ रही थी वो अब हम कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मान लो एक इंसान है, उसको एटीएम यूज़ करना नहीं आता है ना, आपने उसको एटीएम यूज़ करना सिखाया। अब उसमें क्या आ गया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ, ये काम मैं अपने आप से कर सकता हूँ। पहले अगर उससे कोई कहता कि जाओ एटीएम से कैश निकाल के लेकर आओ, क्या वो इंसान कॉन्फिडेंट होता? क्या वो उस काम को कर पाता? नहीं कर पाता। उसके अंदर एक डर जो है वो रहता उस चीज़ का कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये कैसे करूँगा। लेकिन जब उस चीज़ को वो सीख लेता है, जब उसने जो है उस चीज़ को लर्न कर लिया कि वो काम कैसे करना है, वो कॉन्फिडेंट हो गया, उसके बिहेवियर में एक चेंज आया, वो इंडिपेंडेंट फील करेगा, है ना। और बड़ी बात ये है कि उसने उस चीज़ को सीख लिया। पहले वो काम नहीं कर सकता था, अब वो काम वो कर सकता है, तो उसके अंदर एक चेंज आया। इसलिए कहा गया है लर्निंग इज अ चेंज। देन लर्निंग इज पर्पसफुल, गोल डायरेक्टेड। तो लर्निंग जो है वो हमेशा किसी ना किसी पर्पस की वजह से होती है, गोल डायरेक्टेड होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो गोल डायरेक्टेड लर्निंग होती है वो हमेशा इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपको ये सब चीज़ें कोई पढ़ने के लिए कह दे कि आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आपके पास कोई गोल नहीं है, आगे कोई एग्जाम नहीं है जो आपको देना है, तो क्या आप उन चीज़ों को पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास कोई पर्पस ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए। क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम है, आपको एक एग्ज़ाम में अपीयर होना है और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, उसके लिए आप पढ़ रहे हो। आपके पास एक पर्पस है, एक गोल है, जिसकी फुलफिलमेंट पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है, इसीलिए आप पढ़ रहे हो। इसीलिए कहा गया है कि जो लर्निंग है वो हमेशा गोल डायरेक्टेड होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई गोल नहीं होगा तो उस लर्निंग का कोई मीनिंग भी नहीं होगा। इसलिए कहा गया है लर्निंग इज पर्पसफुल और गोल डायरेक्टेड। देन लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग जो है ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, सिर्फ हम में ही लर्निंग की कैपेसिटी है, ऐसा नहीं होता। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सबके पास लर्निंग कैपेसिटी होती है। हर एक में सीखने की क्षमता जो है वो प्रेजेंट होती है। आप एक चिड़िया को ही अगर देख लो, तो जब चिड़िया जो है, जब उसका जन्म होता है, तो वो अपने घोंसले में ही रहती है कुछ समय, उसकी मदर या फादर जो है, जो पेरेंट है, वो आकर उसको फीड करता है। चिड़िया जो है वो अंडे से निकलते ही उड़ना शुरू नहीं कर देती है ना। वो भी धीरे धीरे देखकर एक्सपीरियंस के थ्रू उड़ना सीखती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, हर एक जो है उसके अंदर सीखने की कैपेसिटी होती है, लर्निंग कैपेसिटी सबके अंदर होती है। इसलिए कहा गया है लर्निंग इज यूनिवर्सल। देन लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्टिव टर्म जो है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग इज एक्टिव पैसिव, ये टर्म्स आपको बहुत देखने को मिलेंगी पेपर में, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। लर्निंग जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस होने का मतलब है कि लर्निंग जो है उसमें लर्नर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। पैसिव लर्निंग जो है वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होती है। अगर आप सिर्फ बैठकर सुन रहे हो और या फिर आप सिर्फ देख रहे हो, उससे आप इतने अच्छे से नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, अगर बच्चे जो है वो लर्निंग प्रोसेस में जब इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में जब आप पढ़ा रहे हो, तो आपको किसी बच्चे को समझाना है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं, ठीक है, एक पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अगर आप ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाओगे या बोल बोल के उनको बताओगे, तो क्या वो उतने अच्छे से सीख पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आप उनको फील्ड में लेकर जाओगे, बाहर किसी गार्डन या पार्क में लेके जाओगे, या अपने स्कूल के ही ग्राउंड में लेकर जाओ और वहाँ पर उन्हें कोई प्लांट दिखाओ और उन्हें दिखा दिखा कर उनको बताओ कि ये लीफ है, ये स्टेम है, ये फ्लावर है, ये रूट्स हैं, तो वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस की, वो टच करके देख सकते हैं, उनकी सारी सेंसेस इन्वॉल्व हैं, वो बोल रहे हैं, देख रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो जब बच्चे लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। वो जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो इफेक्टिव होता है। देन लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। लर्निंग जो है ये ट्रांसफरेबल होती है। एक सिचुएशन में सीखी गई चीज़ आपको दूसरी सिचुएशन में भी हेल्प करती है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी है कि लर्निंग साइकिल हेल्प्स इन लर्निंग मोटर बाइक। ठीक है, जैसे आप कभी मोटर बाइक सीख रहे हो चलाना, तो आपसे पूछा जाता है ना, लोग आपसे पूछते हैं कि कोई भी अगर आपको सिखा रहा है तो आपसे पूछेगा कि आपने क्या कभी साइकिल चलाया है। तो इसका क्या क्यों पूछा जाता है, क्योंकि अगर आपने साइकिल चलाना सीखा है तो कहीं ना कहीं मोटर बाइक को हैंडल करना आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी है ना। आप इजीली बैलेंस कर पाओगे, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा कि अगर मैंने साइकिल चलाया है, मैं बाइक भी चला सकता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक
काफ़ी हद तक नहीं, थोड़ी बहुत सिमिलर होती हैं। तो अगर किसी ने पहले साइकिल का एक्सपीरियंस किसी के पास है तो मोटर बाइक सीखने का एक्सपीरियंस उसका ईजी हो जाता है। जो सिर्फ जिसने कभी साइकिल नहीं चलाया, डायरेक्ट वो बाइक चलाना सीख रहा है या स्कूटर चलाना सीख रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा, उसमें थोड़ा सा डर भी होगा और बैलेंस करने में जो है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी। लेकिन साइकिल चलाना अगर आता है तो मोटर बाइक चलाना कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगा। तो एक सिचुएशन में सीखी गई जो नॉलेज है, जो लर्निंग है, उसको आप दूसरी जगह पर भी अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए कहा गया है कि लर्निंग जो है ये एक ट्रांसफरेबल प्रोसेस होता है। ठीक है, मान लो बच्चा एबीसी लिखना सीख रहा है ना, अगर वो एबीसी लिखना उसने पहले सीखा, तो जब वो काउंटिंग सीखेगा या फिर जब वो वर्णमाला लिखना सीखेगा तो उसके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि उसकी मोटर स्किल्स ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। उसे पेंसिल पकड़ना आ जाता है, उसे लाइन्स बनाना आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो वाला जो एक्सपीरियंस है, इंग्लिश पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है, वो उसको हिंदी और मैथ्स पढ़ने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज लर्निंग इज एडजस्टमेंट। ये भी इसी टॉपिक से, इसी पॉइंट से रिलेटेड है। लर्निंग जो है आपको अलग अलग इन्वायरमेंटल सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में आपको अडेप्ट करने में हेल्प करती है। क्योंकि अगेन जैसे मैंने अभी समझाया, एक जगह सीखी हुई चीज़ जो है वो दूसरी जगह पर आपको सीखने में मदद करती है। तो एक बार हम हिंदी में भी देख लेते हैं। अर्जित व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है जो पहले नहीं था, जैसा कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी समझाया। अनुभव का परिणाम, अधिगम अनुभवों के माध्यम से होता है, एक्सपीरियंस की वजह से जो है लर्निंग होती है। ये केवल अभ्यास या परिपक्वता का परिणाम नहीं होता है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से या फिर जो है परिपक्वता यानी कि मैचुरेशन की वजह से नहीं होती है। लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस के थ्रू होती है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अधिगम से होने वाला परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी और दीर्घकालीन होता है। जब आप लर्निंग की वजह से जो आपके बिहेवियर में जो चेंज आता है वो कहीं ना कहीं दीर्घकालिक होता है, वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहती है। प्रयत्न एवं अभ्यास से सुदृढ़ होता है। अधिगम निरंतर अभ्यास, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रयत्न करते रहने से ये सदृढ़ होता है। देन लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया, अधिगम एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने बताया, अधिगम के लिए आपके पास कोई ना कोई उद्देश्य, कोई पर्पस होना चाहिए, तभी जो अधिगम है वो ज़्यादा जो है मीनिंगफुल होता है। देन सक्रिय प्रक्रिया, ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें जो लर्नर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। पैसिव जो लर्निंग होती है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब होता है कि हर इंसान जो है वो हर दूसरे इंसान से अलग होता है, हम सब लोग अलग अलग हैं, है ना। तो लर्निंग जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के ऊपर जो है ये डिपेंड करती है। कैसे? हर एक इंसान का आईक्यू अलग होता है, हर एक इंसान के जो है इंटरेस्ट अलग होते हैं, है ना। तो कोई इंसान जो है वो जल्दी सीखता है, कोई इंसान जो है वो धीरे सीखता है। तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होती है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत नॉर्मल होते हैं क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है। फिर स्थानांतरण योग्य, इसे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। आगे मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी और इसको मैं डिटेल में भी आपको पढ़ाऊंगी। स्थानांतरण योग्य, जैसा कि मैंने बताया, लर्निंग जो है ये ट्रांसफरेबल होती है। एक स्थिति में सीखी गई जो चीज़ें होती हैं वो आपको दूसरी स्थिति में भी मदद करती हैं। तो आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और भी बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ 4-5 पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो बार बार रिपीट करने से बेटर है कि वो चीज़ें मैं आपको प्रिंसिपल्स में ही पढ़ा दूंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और प्रिंसिपल्स जो हैं ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो वो चीज़ें जो यहाँ मिस हो गई वो हम वहाँ पर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, अगला, अब हम पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के 3 क्षेत्र। हमारे पास 3 डोमेन्स होते हैं लर्निंग के। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। इनकी हिंदी में मतलब बता देती हूँ, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोक्रियात्मक क्षेत्र। अब कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है? कॉग्निटिव डोमेन जो है वो आपकी नॉलेज से रिलेटेड होता है, आपके ज्ञान से रिलेटेड होता है। ठीक है, आपके पास कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। ठीक है, आप चीज़ों को कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, कितना याद कर पा रहे हो, आप
आपके पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो, आप एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं, आप इवैल्यूएट कर सकते हो चीज़ों को या नहीं, आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है। देखो नॉलेज होगी तभी तो कुछ क्रिएट कर पाओगे ना, कितनी आपके अंदर क्रिएटिविटी है। इसके अलावा आप चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या फिर नहीं, दो चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी है या फिर नहीं, ये सब चीज़ें नॉलेज से होती हैं। तो नॉलेज को जो डोमेन कंट्रोल करता है वो है आपका कॉग्निटिव डोमेन। ज्ञान से जो डोमेन रिलेटेड है वो है आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र। जैसे याद रखना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना, ठीक है, दो चीज़ों के बीच में फ़र्क कर पाना, ये जो एबिलिटीज़ होती हैं ये आपकी संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर आती हैं। उसके बाद है इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन जो है ये आपकी फीलिंग्स के साथ में रिलेटेड होता है। इफेक्टिव डोमेन जो है आपकी एटीट्यूड के साथ में रिलेटेड होता है। आपकी फीलिंग्स, आपकी वैल्यूज यानी कि जैसे कि आपके एथिक्स, ठीक है, आपकी आपकी क्या वैल्यूज है, क्या मोरल वैल्यूज हैं आपकी, आपके इमोशंस, फीलिंग हैप्पी, सैड, या फिर जो है जितने भी आपके इमोशंस होते हैं, आपका एटीट्यूड, आप डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आपके आइडियाज़ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी इफेक्टिव डोमेन के अंदर आती है। सरल भाषा में आपको याद रखना है कि आपकी रुचियाँ, आपके दृष्टिकोण, आपके क्या आइडियाज़ हैं, आप कैसा फील करते हो, आपका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कैसा है। तो इन ये सब चीज़ें जो हैं वो इफेक्टिव डोमेन या फिर भावनात्मक क्षेत्र के अंदर आती हैं। फिर है साइकोमोटर, जो कि आपकी स्किल्स से रिलेटेड है, जहाँ पे भी आप फिजिकली इन्वॉल्व हो, ठीक है, जब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज़ की, तो वो साइकोमोटर डोमेन के अंदर आता है। फिजिकल स्किल्स एंड एक्शंस दैट रिक्वायर कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जैसे जब आप लिखते हो तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, तो जहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको किसी चीज़ को बार बार अपने हाथों से रिपीट करना है, हैंड्स ऑन परफॉर्मेंस जहाँ पर आपकी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं साइकोमोटर डोमेन के अंदर। मनोक्रियात्मक क्षेत्र, कौशल, शारीरिक कौशल और क्रियाओं से संबंधित है, जिनमें समन्वय, अभ्यास और हाथों से किया जाने वाला कार्य या प्रदर्शन शामिल होता है। ये जो तीन डोमेन्स हैं लर्निंग के, उसको आप याद रख सकते हो कैप से, ठीक है, कैप से आप इसको याद रख सकते हो, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध। विकास और अधिगम के बीच में क्या संबंध है, ठीक है, डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है और डेवलपमेंट क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होती है। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, सिस्टमैटिक एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस ऑफ चेंज इन एन इंडिविजुअल्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल एस्पेक्ट्स। इट बिगिंस एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज अंटिल डेथ। तो डेवलपमेंट क्या है? किसी इंसान के फिजिकल यानी कि शारीरिक, इमोशनल यानी कि भावनात्मक, सोशल यानी कि सामाजिक, कॉग्निटिव यानी कि मानसिक, बायोलॉजिकल यानी कि जैविक, सब पहलुओं की जो ग्रोथ है, इन सब पहलुओं में जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम कहते हैं डेवलपमेंट। जन्म से लेकर जो है मृत्यु तक, फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, गर्भधारण से लेकर जब तक एक इंसान की मृत्यु होती है तब तक उसके सभी एस्पेक्ट्स में, उसके फिजिकल फीचर्स में, उसके इमोशंस में, उसका सोसाइटी के साथ वो कैसे डील करता है, उसका जो आईक्यू है वो कितना डेवलप्ड है, उसकी जो बॉडी है उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, इन सब चीज़ों के, इन सब एस्पेक्ट्स के जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेवलपमेंट। और ये प्रोसेस भी लर्निंग की तरह कंसेप्शन से लेकर, कंसेप्शन यानी कि गर्भधारण से लेकर, जब जो है एक मदर की वूम में जो बेबी है वो आता है, तब से लेकर डेथ तक ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है ना। जैसे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि जाइगोट जो है वहाँ से लाइफ शुरू होती है ना। जाइगोट कैसे फॉर्म होता है? मेल और फीमेल के जो गैमीट्स होते हैं उनके फ्यूजन से, है ना। तो जाइगोट जो है वो सिंगल सेल स्टेज में होता है। सिंगल सेल जो है वो डिवाइड करता है, फिर है ना, दो सेल्स बनते हैं, फिर चार सेल्स बनते हैं, फिर 8 सेल्स बनते हैं। ऐसे करते 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 जो है एक सेल का मास बनता है, फिर सेलुलर मास से क्या होता है, जो है ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, हाथ, बाजू। तो ये क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं ना।
तो ये सब जो चेंजेस होते हैं थ्रू आउट डेथ, जितने भी चेंजेस आते हैं, ये जो चेंजेस हैं, ये जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, ये क्या है? ये हमारी डेवलपमेंट है। हिंदी में देख लेते हैं। विकास एक सतत, व्यवस्थित और प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं में परिवर्तन होता है। ये गर्भधारण से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलता है। अब इसे कंटिन्यूअस क्यों बोला? जैसा कि मैंने बताया, कंसेप्शन से लेकर डेथ तक चलता है। सिस्टमैटिक क्यों कहा? सिस्टमैटिक इसलिए क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप मैनर में होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के पहले जो है मिल्क टीथ आते हैं, है ना, फिर उसके मिल्क टीथ जो हैं वो गिर जाते हैं और फिर उसके परमानेंट टीथ आते हैं। कोई ऐसा है जिसके पहले परमानेंट टीथ आ जाते हैं? नहीं आते, है ना। पहले मिल्क टीथ आते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा जो है वो पहले आ ऊ बस ऐसे साउंड्स ही निकालता है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा पहले बोलना सीख लेता है और फिर वो बैबलिंग सीखता है, फिर वो जो है छोटी मोटी साउंड्स निकालना सीखेगा, है ना। एक बच्चा जो है वो पहले थोड़ी थोड़ी साउंड्स निकालना सीखता है, फिर वो जो है तोतली भाषा में बात करता है, फिर धीरे धीरे उसकी जो वाणी है, उसकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर होती है। तो डेवलपमेंट कैसे हो रही है? स्टेप बाय स्टेप मैनर में हो रही है। एक बच्चा पहले क्रॉल करता है, पहले वो सिर्फ हाथ पाँव हिलाता है, फिर वो धीरे धीरे चीज क्रॉल करता है, फिर चीज़ों को पकड़ के खड़ा होना सीखता है, फिर वो चल लेता है, फिर वो दौड़ना सीख लेता है। तो कैसे हो रही है उसकी फिजिकल डेवलपमेंट? स्टेप बाय स्टेप मैनर में हो रही है ना। इसी तरीके से अगर हम इमोशंस की बात करें, जब एक बच्चा पैदा होता है उसका अपने इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो ऐसे ही हंसता रहता है, कभी भी रोने लग जाता है ना। फिर धीरे धीरे उसको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आता है, उसको पता है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले जब बच्चा पैदा हो रहा है तो वो कंट्रोल्ड वे में अपने इमोशंस को दिखा रहा है और फिर धीरे धीरे उसका कंट्रोल लूज हो रहा है और वो कभी भी हंस रहा है, कभी भी रो रहा है ना। तो डेवलपमेंट जो होती है ये कंटिन्यूअस होती है, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप मैनर में होती है और प्रोग्रेसिव होती है। ये हमेशा जो है प्रगतिशील होती है, हमेशा आगे की तरफ जाती है, पीछे नहीं आती। ऐसा नहीं है कि कोई पहले बड़ा था और फिर छोटा हो रहा है। हर इंसान छोटे से बड़ा होता है, बड़े से छोटा कोई नहीं होता, है ना। तो डेवलपमेंट जो है ये प्रोग्रेसिव चेंज होता है। कंटिन्यूअस, सिस्टमैटिक और प्रोग्रेसिव चेंजेस हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और मॉरल एस्पेक्ट्स में जो आ रही हैं उन्हें हम कहते हैं डेवलपमेंट। आई होप अब डेवलपमेंट का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पढ़ने से पहले हम जो है देख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताई। फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की कितनी डायमेंशंस होती हैं? विकास के कौन कौन से आयाम हैं? फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ बॉडी। हमारे शरीर में जो हमारी जो ग्रोथ हो रही है ना, छोटे से हम बड़े हो रहे हैं, हमारे जो बॉडी का, हमारी जो हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है ना, हमारी बॉडी का साइज बढ़ रहा है। तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, हमारी जो मोटर स्किल्स हैं धीरे धीरे वो डेवलप होती हैं, हमारी जो हेल्थ है वो इसमें आती है। मोटर स्किल्स, जैसे कि जब एक बच्चा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, बच्चा जब लिखना सीखता है तो पेंसिल को अच्छे से होल्ड भी नहीं कर पाता, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करता है तो पेंसिल को होल्ड करना उसको आ जाता है, फिर उस पेंसिल से उसको लिखना आ जाता है ना। एक छोटे बच्चे को अगर आप कोई चीज़ पकड़ाओगे तो वो अच्छे से उसको नहीं पकड़ पाता, बट विथ प्रैक्टिस उसको चीज़ों को पकड़ना आ जाता है ना। एक बच्चा पहले चल नहीं पाता, धीरे धीरे उसका बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये हमारी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हमारी मेमोरी। एक बच्चा, एक छोटा बच्चा है ना, उसको कोई चीज़ अगर उसके सामने है तो वो चीज़ उसकी मेमोरी में है। अगर आप वो चीज़ उसके सामने से हटा दोगे थोड़े टाइम में वो उस चीज़ को भूल जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसकी मेमोरी धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। जो चीज़ उससे आउट ऑफ साइट है, जो उसकी सामने नहीं है, वो भी उसके दिमाग में रहती है कि हाँ मेरे पास एक ऐसा खिलौना है ना। उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जो रीजनिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, छोटे बच्चे जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, बट धीरे धीरे उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाता है। तो ये सब किस में आती हैं? हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फिर सोशल डेवलपमेंट, इंटरेक्शन। एक इंडिविजुअल जो है वो कैसे अपने आगे पीछे के लोगों से, कैसे अपने जो सोसाइटी है उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, अपनी सोसाइटी में कॉपरेट कैसे करता है, कैसे एडजस्ट कर रहा है ना। जो बच्चा है जब वो पैदा होता है तो उसकी सोसाइटी क्या होती है? सिर्फ उसके पेरेंट्स एंड इमीडिएट फैमिली जो एक घर में रहती है। धीरे धीरे उसकी इंट्रैक्शन जो है वो अपने नेबरहुड में होने लगती है, फिर वो स्कूल जाता है अपने नेबरहुड से बाहर, फिर कभी वो हॉस्पिटल जा रहा है, मार्केट जा रहा है। तो धीरे धीरे जो हमारी जो है इंटरेक्शन का हॉरिजन है वो बढ़ता जाता है। तो एक बच्चा जो है वो
सोसाइटी में कैसे डील कर रहा है, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये सब हमारी सोशल डेवलपमेंट में आता है। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक बच्चा जो है जब वो छोटा होता है, जब वो पैदा होता है, उसका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, वो बिना वजह भी कभी कभी रोने लगता है, हंसने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। अब जैसे मैं अगर हम लोगों की बात करूँ, कभी कभी हम ऐसे सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पर हम बहुत हर्ट हो गए हैं, है ना, लेकिन हम रोना नहीं शुरू कर देते, हमें अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है। कभी हम किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जो बहुत सीरियस सिचुएशन है, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से हमें हंसी आ गई, तो हम उस सीरियस सिचुएशन में हंसना शुरू नहीं कर देते हैं, हमें अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है, हमें पता है कि इस सिचुएशन में हंसना सही नहीं है। तो अगर हंसी आ भी रही है तो हमारा अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है। लेकिन एक बच्चे का नहीं होता, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, इमोशनली वो डेवलप होता है और उन चीज़ों को सीखता है। फिर है मॉरल डेवलपमेंट, हमारी वैल्यूज़, एथिक्स, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो कैसे एक बच्चा जो है सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीखता है, एथिक्स सीखता है कि एक हमारा जो कल्चर है उसमें कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं, कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें करना गलत है। तो ये आता है मॉरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट में, है ना। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक बच्चा जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप हो रही हैं, वोकैबुलरी, नए नए वर्ड्स सीखना, एक्सप्रेशन, वर्ड्स को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, एक बच्चा पहले क्लियरली नहीं बोल पाता और उसकी वोकैबुलरी भी कम होती है, उसको कम वर्ड्स पता होते हैं, है ना, और जो वर्ड्स पता होते हैं वो भी वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने वर्ड्स को क्लियरली कम्युनिकेट करना सीखता है, शब्दों का उच्चारण कैसे करना है वो उस चीज़ को सीख लेता है। और उसकी वोकैबुलरी, जैसे जैसे उसकी सोसाइटी में इंटरेक्शन बढ़ती है, एक बच्चे की वोकैबुलरी भी बढ़ती है, एक बच्चे का जो शब्दकोश है, कितने वर्ड्स उसको आते हैं, वो भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया आपका सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट, दूसरों के साथ मेल जोल, सहयोग, साझा करना और समाज में उचित व्यवहार करना, ये सब हम किस में सीखते हैं, सामाजिक विकास। नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास कैसे हो रहा है, सही और गलत की समझ होना, ईमानदारी, कर्तव्य बोध, अच्छे मूल्यों का विकास, ये सब आता है मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास में। फिर है भावनात्मक विकास, अपनी भावनाओं को समझना, अपने इमोशंस को फील कर पाना, व्यक्त करना, कैसे उसको एक्सप्रेस करना है, दूसरों की भावनाओं का सम्मान, दूसरों के इमोशंस को कैसे रिस्पेक्ट करना है, और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, इमोशंस में कंट्रोल बनाए रखना, ये सब आता है भावनात्मक विकास में। फिर शारीरिक विकास, शरीर की वृद्धि, स्वस्थ, ताकत, समन्वय और स्वस्थ आदतों का विकास। फिर है संज्ञानात्मक विकास, सोचने समझने की जो सूझबूझ जो होती है आपकी, वो आती है संज्ञानात्मक विकास में। भाषा विकास, बोलना, सुनना, समझना, पढ़ना और लिखना, इन सब की क्षमता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, वो आती है भाषा विकास में। और नैतिक चरित्र विकास, संयम, अनुशासन, करुणा, चरित्र का निर्माण, ठीक है, वैल्यूज और एथिक्स का डेवलपमेंट होना। फिर है बिहेवियरल डेवलपमेंट, व्यवहारिक विकास, जिसे हम बिहेवियरल डेवलपमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें हम अ, जो है हमारा जो व्यवहार है वो उससे कैसे विकास हो रहा है, हमारी आदतें, अनुशासन, आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, सकारात्मक व्यवहार, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब चीज़ों का जो डेवलपमेंट है वो किसमें हो रहा है, व्यवहारिक विकास में। तो आई होप यहाँ से आपको जो है डेवलपमेंट के जो डायमेंशंस हैं, जो विकास के आयाम हैं, वो समझ आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या है, डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट जो है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम, डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं एक इंसान की डेवलपमेंट फ्रॉम टाइम ऑफ कंसेप्शन टू डेथ। चाइल्ड डेवलपमेंट कहाँ तक है, एडोलसेंस पीरियड तक, ठीक है, जो आपका एडोलसेंट पीरियड होता है वहाँ तक आती है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, कंसेप्शन से लेके अडल्टहुड तक, ठीक है। जब तक आप एडोलसेंस पीरियड में चले जाते हो तब तक की स्टडी आती है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बाल विकास मनोविज्ञान क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बाल विकास मनोविज्ञान जो है ये मनोविज्ञान की एक शाखा है जो जन्म से लेकर वयस्कता तक बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यावहारिक विकास का अध्ययन करती है। इसे आप परिपक्वता भी बोल सकते हो।
तो बाल विकास क्या है? जन्म से लेकर परिपक्वता तक एक बच्चे की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यावहारिक विकास का जो अध्ययन है, ये बाल विकास मनोविज्ञान की ही शाखा है, जो कि एक बच्चे के विकास को जो है स्टडी करती है, उसका अध्ययन करती है। अब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजाबेथ बी हरलॉक की। ये कहती हैं बाल विकास मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जो गर्भधारण से लेकर परिपक्वता तक बच्चे के विकास का अध्ययन करती है। जेम्स ट्रेवर कहते हैं बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक विकास से संबंधित है। इन्होंने मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक विकास की ही बात की है। फिर क्रो एंड क्रो का कहना है बाल मनोविज्ञान जन्म से लेकर परिपक्वता तक बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करता है। क्रो एंड क्रो जो है इन्होंने बिहेवियरल डेवलपमेंट, व्यावहारिक विकास के ऊपर जो है फोकस किया है। और जेबी वॉटसन जो है ये बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान जो है वो बच्चों के बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश में देखते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है ये साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि बच्चे की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल डेवलपमेंट को स्टडी करती है। कहाँ से कहाँ तक? बर्थ से लेकर एडल्टहुड पीरियड तक। ठीक है। एलिजाबेथ बी हरलॉक कहती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम कंसेप्शन टू मैच्योरिटी। गर्भधारण से लेकर परिपक्वता, जब बच्चा कंसीव होता है वहां से लेकर जब तक वो मेच्योर होता है, यानी कि जब तक वो एडल्टहुड में पहुंचता है, तब तक जो बच्चे की ग्रोथ है उसकी स्टडी को हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। जेम्स ट्रेवर का मानना है चाइल्ड साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एक बच्चे की मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल डेवलपमेंट की जो स्टडी है उसे इन्होंने कहा था चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। देन क्रो एंड क्रो का कहना है कि चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है वो एक बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करती है फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी। एंड जेबी वॉटसन का कहना है चाइल्ड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। इन्होंने भी बिहेवियर की बात की है और इन्होंने कहा है कि बिहेवियर की जो साइंटिफिक स्टडी है एक बच्चे के, उसे इन्होंने कहा चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। आई होप यहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का कंसेप्ट और उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं पेस्टालोजीज चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी। पेस्टालोजी की चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी क्या कहती है? पेस्टालोजी जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे और यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्होंने 3H का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये 3H क्या है? पेस्टालोजी का ये मानना था कि एक बच्चे की जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है, जिसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, एक बच्चे की जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है वो कब होती है? जब हेड, हार्ट और हैंड के बीच में बैलेंस क्रिएट होता है। जब हेड, हार्ट और हैंड के बीच में बैलेंस होता है तभी एक बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सकती है। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब होता है सभी एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट होना, फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल, मोरल, सोशल, सभी एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट होना, इसे हम कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ये कब अचीव होती है? व्हेन देयर इज अ बैलेंस बिटवीन हेड, हार्ट एंड हैंड। अब हेड, हार्ट और हैंड यहाँ पर क्या है? हेड जो है वो डिनोट करता है आपके कॉग्निटिव डोमेन को, हार्ट डिनोट करता है आपके अफेक्टिव डोमेन को, और हैंड डिनोट करता है साइको मोटर डोमेन को। ठीक है। तो इनका ये कहना है कि जब कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन तीनों के बीच में बैलेंस होता है तभी एक बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। जब एक इंसान की इंटेलिजेंस, उसके इमोशंस और उसकी स्किल्स तीनों के बीच में बैलेंस होगा तभी बच्चा होलिस्टिकली डेवलप करेगा, तभी बच्चा हर एक आयाम में डेवलप करेगा। फाउंडेशन क्या थी इनकी? लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। बच्चे जो हैं उनको एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज दी जाए, उनको ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज दी जाए, जहाँ पर बच्चा खुद ऑब्जर्व करे, खुद टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखें और रियल लाइफ एक्टिविटीज़ के साथ में नॉलेज को एसोसिएट करके सीखें। मेथड कौन सा बताया इन्होंने? एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवरी। खुद एक्सपीरियंस करके सीखना, खुद ऑब्जर्व करना और खुद नॉलेज को डिस्कवर करना, खुद चीज़ों को देखकर नई नॉलेज को डिस्कवर करना। फिर गोल क्या था इनका? पर्सनल हैप्पीनेस। जब बच्चा खुद नॉलेज को डिस्कवर कर रहा है, खुद एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीख रहा है, तो वो पर्सनली उसके अंदर पर्सनल हैप्पीनेस जो है वो डेवलप होती है, वो हैप्पी फील करता है और सोशल इम्प्रूवमेंट होती है।
जब सभी इंडिविजुअल्स जो हैं वो होलिस्टिकली डेवलप करेंगे, जब उनकी हर एक आयाम में डेवलपमेंट होगी, ऑल राउंड डेवलपमेंट जब एक इंडिविजुअल की होगी, तो हमारी सोसाइटी जो है वो इम्प्रूव करती है। देन इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो लविंग होना चाहिए और फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर जो है वो स्कूल में होना चाहिए। एक कॉर्डियल इन्वायरमेंट जो है वो स्कूल में होना चाहिए। ये वर्ड भी आप याद रखो, कॉर्डियल इन्वायरमेंट यानी कि लविंग एंड फैमिली लाइक स्कूल एटमॉस्फेयर। ये वर्ड भी आपको पेपर में बहुत देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि कॉर्डियल इन्वायरमेंट जो है वो स्कूल में मिलना चाहिए बच्चों को सीखने के लिए, क्योंकि जब बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, जब बच्चे जो हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, तो वो अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो पेस्टालोजी ने क्या कहा, कंक्लूड करेंगे, एजुकेशन शुड डेवलप द हेड यानी कि नॉलेज, हार्ट यानी कि कैरेक्टर, हैंड यानी कि स्किल्स, टुगेदर एक साथ फॉर कंप्लीट एंड मीनिंगफुल लाइफ। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। जॉन हेनरिक पेस्टालोजी के अनुसार, पेस्टालोजी का मानना था कि बालक का सर्वांगीण विकास मस्तिष्क, हृदय और हाथ के संतुलन से होता है। इनका आधार था मस्तिष्क, हृदय और हाथ का संतुलन। विधि क्या थी, अनुभव, अवलोकन और खोज के द्वारा सीखना। लक्ष्य क्या था, व्यक्तिगत सुख और सामाजिक सुधार। और वातावरण कैसा होना चाहिए, प्रेमपूर्ण, पारिवारिक, परिवार जैसा विद्यालय वातावरण। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। डायमेंशंस हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना है। जब आपको पेपर में देखने को मिले ग्रोथ वर्ड, ग्रोथ इज डिफरेंट, डेवलपमेंट इज डिफरेंट, एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हर बार ही पेपर में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या फ़र्क होता है। अगर हम ग्रोथ की बात करें, तो ग्रोथ जो है ये एक फिजिकल थिंग है, ठीक है। ग्रोथ जो है ये फिजिकल डेवलपमेंट को जो है डिनोट करती है। ग्रोथ जो है ये एक फिजिकल एस्पेक्ट है। डेवलपमेंट जो है ये फिजिकल नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। ये क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रही है। कैसे देखेंगे। ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज होना, हाइट इंक्रीज होना, वेट इंक्रीज होना, या फिर नंबर इंक्रीज होना, ठीक है। जैसे किसी का साइज बढ़ गया, ठीक है, कोई इंसान मोटा हो गया, किसी ने वेट गेन कर लिया, किसी का साइज बढ़ गया। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मेजरेबल हैं, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, मेजरेबल हैं, इनको आप मेजर कर सकते हो। तो ग्रोथ जो है ये एक मेजरेबल चीज़ है। ये आपको फिजिकली देखने को मिलती है, इसे आप आंखों से देख सकते हैं। जैसे एक 2 साल का बच्चा है, उसकी इतनी हाइट है, ठीक है, और उसका कुछ पर्टिकुलर वेट है, मान लो 15 kg है, ठीक है। फिर उसकी हाइट जो है वो बढ़ गई, हाइट आप यहाँ पे देख सकते हो बढ़ गई, और उसका वेट जो है वो भी बढ़ गया। अब ये वेट हो गया 25 kg, ठीक है। फिर जब वो 10 years का हुआ, तो उसका वेट जो है वो, हाइट जो है वो भी बढ़ गई, और उसका जो वेट है वो भी हो गया 32 kg। और फिर जब वो 18 years का हो रहा है, तो आप देख रहे हो कि हाइट जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई, और उसका वेट जो है मान लो हो गया 40 kg, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम मेजर कर पा रहे हैं। हाइट कितनी है, वेट कितना है, ठीक है, साइज कितना बढ़ गया, इन सब चीज़ों को हम मेजर कर पा रहे हैं। तो जो मेजरेबल चीज़ है, जो फिजिकल एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, उसे हम कहते हैं ग्रोथ, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है, इसमें क्वांटिटी में चेंज होता है, चेंज आ रहा है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये एक फिजिकल चेंज है, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन हाइट और वेट। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज द इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स, स्किल्स में सुधार होना, नॉलेज इंक्रीज होना, बिहेवियर में चेंज आना, इंसान की एबिलिटीज़ में चेंज आना। ये सब चीज़ें जो हैं ये डेवलपमेंट में आती हैं, ठीक है। जैसे किसी इंसान की लर्निंग स्किल्स, ठीक है। पहले मान लो जैसे आप एक फर्स्ट सेकंड थर्ड के हम बच्चों की ही एग्जांपल लेते हैं। उनका जो हाइट वेट है वो आप बता सकते हो कि हाँ इसका इतना वेट बढ़ गया, इनकी इतनी हाइट बढ़ गई, जो कि आपको विजिबली चेंज नज़र आता है। अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो क्या आप देख के बता सकते हो। डेवलपमेंट आप देख के नहीं बता सकते कि एक बच्चे में कितनी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। एक बच्चे ने कितनी नॉलेज एक्वायर की है, कितनी स्किल्स उसने डेवलप की हैं, उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन सी एबिलिटीज़ उसने सीख ली हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा जो है वो 2 से 3 वर्ड्स को जोड़ के बोल सकता है, सेकंड क्लास में पहुंचते पहुंचते वो और सीख लेता है ना, वो सेंटेंसेस को रीड कर पाता है। फिर जब वो थर्ड में पहुंचता है, वो इजीली पैराग्राफ्स को रीड कर लेता है, बड़े बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स को भी रीड कर लेता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेजरेबल नहीं है, लेकिन एक इंसान के बिहेवियर में जो है वो चेंज लेकर आई हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो क्या है, इम्प्रूवमेंट इन वंस बिहेवियर। तो ये जो है ये एक क्वालिटेटिव चेंज होता है।
ये एक क्वालिटेटिव चेंज है, ये क्वालिटी में चेंज लाता है। इसको आप मेजर नहीं कर सकते, नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। ये मेंटल, सोशल और इमोशनल चेंज को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन कैसे? जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, छोटा बच्चा जो है वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होने लगती है, उसकी वोकैबुलरी बढ़ने लगती है। तो ये अनमेजरेबल चीज़ें जो हैं, नॉन मेजरेबल चीज़ें जो हैं वो किस में आ रही हैं? डेवलपमेंट में। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आ रही हैं? डेवलपमेंट में। इजी लैंग्वेज में बात करें तो ग्रोथ क्या है? फिजिकल मेजरेबल थिंग, मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट क्या है अपने आप में? इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। विकास का मतलब है शरीर का आकार, ऊंचाई, वजन या संख्या में वृद्धि होना। और विकासन, डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ज्ञान, कौशल, व्यवहार और क्षमताओं में सुधार। गुणात्मक परिवर्तन, जब गुणों में परिवर्तन होता है, जब किसी के गुणों में वृद्धि होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। तो यहाँ पर भी मैंने एक आपको फ्लो चार्ट दिया है। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव चेंजेस को डिनोट करती है। डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव चेंजेस को डिनोट करती है। ग्रोथ जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट तक ही जो है लिमिटेड है। डेवलपमेंट जो है ये फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मोरल एस्पेक्ट्स को भी कवर करती है। ग्रोथ मेजरेबल है, ऑब्जर्वेबल है। डेवलपमेंट हमेशा मेजरेबल नहीं होती। और ग्रोथ जो है वो आफ्टर मेच्योरिटी रुक जाती है। ठीक है, एक टाइम के बाद आपकी हाइट जो है वो बढ़ना रुक जाती है ना। तो ग्रोथ जो है वो एक टाइम के बाद, ग्रोथ की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक टाइम के बाद बढ़ना बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग है, ये हमेशा होती रहती है, इसमें कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्रोथ जो है ये मात्रात्मक परिवर्तन है, क्वांटिटेटिव है, इसे मापा जा सकता है। ये शारीरिक परिवर्तन, इसमें शारीरिक परिवर्तन को ही जो है वो दिया जाता है, जैसे ऊंचाई, वजन या संख्या में वृद्धि। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है, संख्याओं में नहीं मापा जा सकता। मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरण, सीखना, बेहतर बातचीत कर पाना, समस्या समाधान करना, आत्मविश्वास जो है उसका बढ़ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और इसे अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट की। जैसे हमने लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वैसे हम जो है डेवलपमेंट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ये बर्थ से लेकर, ये देखो एक छोटा बच्चा है, फिर वो चलना सीख लेता है, बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और नई नई चीज़ें उसने सीख ली। तो डेवलपमेंट जो है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये किसी भी पॉइंट पे, जब तक आप जीवित हो, ये किसी भी पॉइंट पे ख़त्म नहीं होता। डेवलपमेंट जो है ये कम्यूलेटिव है और प्रोग्रेसिव है। इसका क्या मतलब है? डेवलपमेंट जो है वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है। पहले जो है एक इंडिविजुअल सिंपल चीज़ों को सीखता है, फिर कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ता है। जैसे पहले एक बच्चा जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखता है ना, अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखता है, फिर उसके बाद हम उसको 2 वर्ड्स जोड़ना सिखाते हैं। ठीक है, फिर वो 2 वर्ड्स को जोड़ना सीखता है, फिर धीरे धीरे हम उसको 3 लेटर्स को जोड़ के वर्ड्स बनाना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे वो सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखता है, फिर वो पैराग्राफ्स बनाना सीखता है। तो सिंपल से हम जा रहे हैं कम्प्लेक्स की तरफ, है ना। पहले हम बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं, है ना, फिर उसको एडिशन सिखाते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। तो पहले हमने उसको सिंपल चीज़ें सिखाई, फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखाई। नोन टू अननोन, ठीक है, नोन टू अननोन। डेवलपमेंट जो है वो नोन चीज़ों से लेकर अननोन की तरफ जाती है। पहले हम एक बच्चे को नोन चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है, जो चीज़ें जो है उससे फेमिलियर हैं, और फिर उसको हम अनफेमिलियर चीज़ों के बारे में पढ़ाते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक, पहले हम जनरल चीज़ें पढ़ाते हैं, फिर उसको हम स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो हम क्लास में नाउन पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम बच्चों को बता रहे हैं कि किसी का भी नाम या किसी का भी जो है किसी जगह का नाम, किसी भी नाम को हम जो है नाउन बोलते हैं। फिर हम उसको स्पेसिफिक चीज़ की तरफ लेके जाते हैं कि राम, राम क्या है? नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि वो एक नाम है। तो जो डेवलपमेंट है ये हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है, और ये हमेशा प्रोग्रेसिव होती है। प्रोग्रेसिव यानी कि हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, फिर है डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, एवरी चाइल्ड डेवलप्स इन ऑल एरियाज। डेवलपमेंट जो है ये सभी डायमेंशंस को इन्वॉल्व करती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल, बिहेवियरल, हर एक डायमेंशन को जो है डेवलपमेंट कवर करती है, इसलिए इसे हमने कहा मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी। देन डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हमने अभी पढ़ा।
कि डेवलपमेंट जो है वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज, डेवलपमेंट जो है वो इंसान के बिहेवियर में चेंज लेकर आती है। इट इन्वॉल्व्स चेंज इन वंस एबिलिटीज, बिहेवियर्स, एंड दीज चेंजेस आर परमानेंट। देन ये जो चेंजेस होते हैं ये डेवलपमेंट होते हैं। देन डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, डेवलपमेंट जो है वो सीक्वेंस में होती है। डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट सीक्वेंस एंड डायरेक्शन, डेवलपमेंट जो है वो एक डायरेक्शन को फॉलो करती है, जैसे आगे की तरफ बढ़ रही है, छोटे से बड़े होते हैं हम, बड़े से छोटे नहीं होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैनर में होती है, सीक्वेंस में होती है। और हर एक स्टेज जो है वो पिछली स्टेज पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपकी पहली वाली स्टेज कंप्लीट हो गई है तभी आपकी अगली स्टेज जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप होगी। अगर एक स्टेज डेवलप नहीं हुई है तो अगली स्टेज में सीखना जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर एक बच्चे ने अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखे हैं तो उसके लिए वर्ड्स बनाना मुश्किल है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो सीक्वेंशियल मैनर में होती है। देन डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैचुरेशन एंड लर्निंग, डेवलपमेंट पर किसका इफेक्ट होता है? मैचुरेशन, परिपक्वता, हम कितने मेच्योर हैं, हमारी एज जो है वो लर्निंग जो डेवलपमेंट जो है उस पर इफेक्ट डालती है, और हमारी लर्निंग, ठीक है, हमारी सीखने की क्षमता जो है, ये दोनों ही डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैचुरेशन, लर्निंग, एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट ऑल इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। हमारा वातावरण, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी लर्निंग कैपेसिटी और हमारी एज जो है ये सब इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी डेवलपमेंट को। अगर आप एक नर्सरी के बच्चों को रीडिंग करने के लिए बोलोगे, उसको डायरेक्ट रीडिंग सिखाओगे तो वो नहीं होती, उसको हमें एज अप्रोप्रिएट चीज़ें सिखानी है, ठीक है। जो फर्स्ट का बच्चा है उसको छोटी छोटी चीज़ें ही सिखानी है, नर्सरी के बच्चे को अल्फ़ाबेट्स ही सिखाने हैं पहले, ठीक है, उसको हम कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं सिखा सकते। तो डेवलपमेंट जो है वो मैचुरेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने मेच्योर हो, क्या एज है एक बच्चे की, उसको एज अप्रोप्रिएट चीज़ें सिखाई जाती हैं। देन डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अगेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग होता है। डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, हर एक इंसान का आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है, उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं, एबिलिटी अलग होती है, टेम्परामेंट अलग होते हैं, एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, हर एक इंसान के घर का इन्वायरमेंट अलग है। और इसकी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंसेस की वजह से हमारी लर्निंग एबिलिटी जो है वो भी अलग होती है। तो जो डेवलपमेंट है वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। हर एक घर में अलग तरह का न्यूट्रिशन मिलता है, सब लोग अलग तरीके का खाना खाते हैं, तो उसका भी डेवलपमेंट के ऊपर जो है असर होता है। एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं, विकास जो है ये एक सतत प्रक्रिया है। विकास जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास क्रमिक एवं कर्मबद्ध होता है। विकास जो है ये सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, ठोस से अमूर्त की तरफ जाता है, ठीक है। पहले हम फिजिकल चीज़ें जो जो इंसान जो एक बच्चा अपनी आंखों से देख पाता है, पहले हम उसको उसके बारे में बताते हैं, है ना। जैसे हम एक बच्चे को पहले इन्वायरमेंट के बारे में बता रहे हैं, ये ट्रीज़ हैं, ये एनिमल्स हैं, हम सब अर्थ पे रहते हैं, ये लैंड है, लैंड जो है ये अर्थ के ऊपर है। पहले हम उसको वो चीज़ें बता रहे हैं जो वो अपनी आंखों से देख सकता है। फिर धीरे धीरे हम उसको समझाते हैं, सोलर सिस्टम होता है, सन है, मून है, सन और मून हम देख पा रहे हैं। फिर हम उसको और प्लैनेट्स बताते हैं, इसी तरीके से मार्स, वीनस, मरकरी, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग गैलेक्सीज होती हैं। तो पहले हमने उसको वो चीज़ें दिखाई जो वो देख सकता है, छू सकता है। फिर हमने उसको वो चीज़ें दिखाई जो उसके सामने नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती हैं। तो ठोस से अमूर्त की तरफ हम जा रहे हैं। विकास की गति जो है वो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग होता है हर एक बच्चे के लिए। हर एक विकास जो है उसकी क्षमता, वातावरण, स्वास्थ्य पोषण आदि के अनुसार तेज या धीमा हो सकता है। बच्चा धीरे या तेज सीख सकता है। फिर विकास जो है वो सर्वांगीण होता है। विकास जो है वो ऑल राउंड, हर एक एस्पेक्ट में होता है, हर एक आयाम में होता है, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, हर एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होती है। फिर विकास में परिवर्तन स्थायी होता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो होती है वो हमेशा परमानेंट चेंज लेकर आती है, एक स्थायी परिवर्तन लेकर आती है। विकास पूर्वानुमेय होता है, ठीक है। विकास जो है सामान्य परिस्थितियों में विकास का एक विधित क्रम और दिशा होती है जिसका अनुमान लगाया जा सकता है। विकास जो है उसको आप जो है पहले से उसका अनुमान आप लगा सकते हो, ठीक है। फिर है विकास अनुभव एवं अभ्यास पर निर्भर करता है। विकास जो है वो एक इंसान के एक्सपीरियंस पर और उसके जो प्रैक्टिस है उस पर डिपेंड करता है। विकास व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है। हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट, रुचि, क्षमता ये सब अलग अलग होती हैं, इसलिए हर एक इंसान की जो डेवलपमेंट होती है वो भी अलग होती है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक बार दोबारा देखते हैं। जो डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, यूनिवर्सल है। जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी जो है वो डेवलपमेंट को गो थ्रू करते हैं, ठीक है। एनिमल्स, बर्ड्स,
जितने भी स्पीसीज़ हैं, ठीक है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ठीक है, सभी जो है उनकी डेवलपमेंट होती है, अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होती है, लेकिन होती सबकी है। तो यूनिवर्सल है ये लर्निंग की तरह, ये एक डेफिनेट सीक्वेंस को फॉलो करती है, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में होती है डेवलपमेंट, ठीक है, कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं होता। जैसे एक बच्चा मैंने बताया, पहले बैठना सीखता है, फिर क्रॉलिंग सीखता है, देन वॉकिंग एंड देन रनिंग। पहले रनिंग नहीं सीखता, पहले सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग ही सीखता है। तो जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा एक सीक्वेंशियल मैनर में होती है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात आ गई, ठीक है, हर एक इंसान जो है वो डिफरेंट होता है, सबका जो इन्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, सबकी एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, इसलिए हर इंडिविजुअल डिफरेंट रेट पे डेवलप करता है। फिर हमने पढ़ा मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, बहु आयामी, मल्टी डायमेंशनल, हर एक एस्पेक्ट में होती है डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मॉरल, ठीक है। देन प्रिडिक्टेबल होता है, डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है। अब एक इंसान का बच्चा कैसे डेवलप करेगा हमें पता है, ठीक है, हमें पता है पहले बच्चा चलना सीखता है, पहले बैठना सीखेगा, फिर क्रॉल करना, चलना, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट का क्या प्रोसीजर होगा। देन डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, डेवलपमेंट जो है वो एक इंसान को डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ लेकर जाता है। आप पहले किसी के ऊपर निर्भर होते हो, निर्भरता से आपको जो है स्वतंत्रता की ओर लेकर जाता है। डिपेंडेंसी से लेकर निर्भरता से आपको, यहाँ मैं लिख देती हूँ, निर्भरता से आपको स्वतंत्रता की ओर लेकर जाता है, ठीक है। आप पहले किसी पर निर्भर हो, जब आप चीज़ों को सीख लेते हो, जब आप फुली डेवलप्ड हो, तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप स्वतंत्र हो गए हो, ठीक है। इन्वॉल्व मॉडिफिकेशंस लेकर आता है एक इंडिविजुअल के ऊपर, जिन मॉडिफिकेशन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बार आपके परमानेंट टीथ आ गए तो क्या परमानेंट टीथ को तोड़ के दूध के दांत लगाए जा सकते हैं? नहीं लगाए जा सकते, ठीक है। एक बार आपने एक पर्टिकुलर हाइट को रीच कर लिया, क्या दोबारा हाइट छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये परमानेंट मॉडिफिकेशंस लेकर आता है जिन्हें आप रिवर्स नहीं कर सकते। इन्वॉल्व्स डिके अलोंग विद ग्रोथ, तो ग्रोथ के साथ साथ जो है डिके भी होता है, ठीक है। जैसे एक टाइम के बाद जो है आपकी बॉडी जो है वो दोबारा वीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप हमेशा जो है प्रोग्रेसिव आगे ही नहीं बढ़ रहे, मतलब प्रोग्रेसिव आगे तो बढ़ रहे हो, मतलब हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही चेंज नहीं आ रहा, जो चेंज आ रहा है वो जो है डिके की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप ओल्ड एज को रीच कर रहे हो ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिके भी तो हो रहा है ना बॉडी का साथ साथ में, सिर्फ जो है आप गेन ही थोड़ी ना कर रहे हो, है ना, लॉस भी तो हो रहा है ना साथ साथ। तो जो डेवलपमेंट है उसमें ग्रोथ के साथ साथ डिके भी होता है, एंड इट गोज फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, ये गर्भ से लेकर कब्र तक आपके साथ जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यू करती है थ्रू आउट लाइफ, अगेन सेम चीज़, थ्रू आउट लाइफ डेवलपमेंट चलती रहती है। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल ऑर्डर, अनुक्रमिक क्रम का सिद्धांत, डेवलपमेंट हमेशा एक फिक्स्ड सीक्वेंस को फॉलो करती है, एक फिक्स्ड मैनर में होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। कैसे, उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि स्टेज बाय स्टेज होती है, अगेन मैंने आपको बता दिया है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, जो है जनरल चीज़ों से लेकर स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाती है। जैसे एक न्यूबॉर्न जो है वो पहले अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करता है क्राई करने के लिए, ठीक है, ये क्या है, एक जनरल चीज़ है, वो पूरी बॉडी जनरली रो रहा है, पूरी बॉडी को यूज़ कर रहा है, ठीक है, रो भी रहा है, हाथ भी हिला रहा है, पाँव भी हिला रहा है रोने के साथ। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जब रोता है तो वो अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे अब वो अपनी बॉडी जो है उसको उसके ऊपर उसने बैलेंस पा लिया है। जब रोता है तो सिर्फ अपने धीरे धीरे सिर्फ अपने अपर बॉडी को यूज़ कर रहा है, फिर धीरे धीरे वो सिर्फ आंसू बहा रहा है और चिल्ला रहा है ना, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है, ठीक है। एंड अर्ली डेवलपमेंट अफेक्ट्स लेटर डेवलपमेंट, आपकी जो अर्ली डेवलपमेंट होती है, जो आपकी अर्ली स्टेजेस की डेवलपमेंट होती है वो आपकी लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यहाँ पे मतलब है कि अगर आपकी अर्ली स्टेजेस की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई है तो आपकी जो लेटर स्टेजेस वाली डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप कंप्लीट होगा तभी आप नेक्स्ट स्टेप को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे, है ना। देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, हर एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट होता है, इसलिए हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से डेवलप करता है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, डेवलपमेंट जो है ये होलिस्टिक होती है,
इन्वॉल्व्स ऑल एस्पेक्ट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। ये सभी एस्पेक्ट्स को जो है वो इनकम्पास करती है। आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी बिहेवियरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, ये सभी एस्पेक्ट्स जो हैं वो एक साथ डेवलप होते हैं और ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में, ठीक है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, अगर आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रही है, तो वो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट को भी बॉदर करती है, ठीक है। और अगर आप फिजिकली अनफिट हो, अगर आप फिजिकली अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी इमोशनल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अगर आप फिजिकली अनफिट हो तो आपकी बिहेवियरल डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। आपका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, अनफिट इंसान का बिहेवियर कैसा होता है, चिड़चिड़ा सा होता है ना, सोसाइटी में अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाता, लोगों से अच्छे तरीके से मिलता जुलता नहीं है। तो एक एस्पेक्ट अगर डेवलपमेंट का अच्छे तरीके से नहीं डेवलप कर रहा है, तो बाकी के एस्पेक्ट्स भी उसकी वजह से खराब हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो सब इंटर रिलेटेड होते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। तो दिशा का सिद्धांत में आपको दो चीज़ें पढ़नी है, एक है सिफेलोकॉर्डल और एक है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है शीर्ष विमुखी, यानी कि हेड टू टो, ऊपर से नीचे की डेवलपमेंट होना। डेवलपमेंट जो है वो ऊपर से शुरू होती है, पहले आपका हेड डेवलप होता है, फिर आपका पैर डेवलप होता है, ठीक है, फिर पाँव की डेवलपमेंट होती है। तो हेड टू टो जाती है, ठीक है। पहले जो एक बेबी होता है उसका पहले हेड की डेवलपमेंट होती है और उसके जो अपेंडेजेस हैं, बाजू टांगे जो हैं, ये लेटर ऑन डेवलप होती हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। एक चीज़ इसमें है सिफेलोकॉर्डल, शीर्ष विमुख, यानी कि हेड टू टो। और प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब निकट दूर, इन साइड से आउटसाइड। पहले आपका इंटरनल चीज़ें डेवलप होती हैं, फिर बाहर की चीज़ें डेवलप होती हैं। डेवलपमेंट गोज फ्रॉम इन साइड टू आउटसाइड, पहले अंदर की चीज़ें डेवलप, फिर बाहर की चीज़ें। इसी तरीके से पहले ऊपर हेड एंड देन टो। इन दो टर्म्स को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, शीर्ष विमुख और निकट दूर, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। यहाँ से प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल हाइट कांट बी चेंज। तो डेवलपमेंट जो है वो इरिवर्सिबल होती है। एक बार आप एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच गए, उसके बाद आपकी हाइट जो है वो चेंज होकर छोटी कभी नहीं होती, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्व अनु पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। डेवलपमेंट जो है, इसके जो माइलस्टोन्स होते हैं वो एंटिसिपेटेड होते हैं, यानी कि आप उनको पहले से गैस कर सकते हो कि कौन अब आगे चल के कौन सी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल होती है, क्यों, कैसे, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। डेवलपमेंट हॉलिस्टिक है, इन्वॉल्व्स ऑल एस्पेक्ट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट जो है वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि सारी जो एस्पेक्ट्स हैं, अगेन वही चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही है, फिजिकल, मॉरल, बिहेवियरल, सोशल, इमोशनल, ये सारे ही एस्पेक्ट्स जो हैं वो डेवलपमेंट के इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इसके बाद एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है जिसको मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। डेवलपमेंट जो है ये एक स्पाइरल प्रोसेस है, ठीक है, ये लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये एक सीधा सीधा प्रोसेस नहीं है, ये एक स्पाइरल प्रोसेस है। कैसे है वो हम आगे देखते हैं। तो आई होप प्रिंसिपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसे अगर आप प्रिंसिपल्स पढ़ने जाओ तो बहुत से नाम आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, कुछ चीज़ें आपको वहाँ से हेल्प कर जाएंगी, और प्रिंसिपल्स पढ़े हैं तो कुछ चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको वहाँ से हेल्प कर जाएंगी। तो इससे ज़्यादा आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया वो हर चीज़ को अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बता दी हैं। आगे चलते हैं। पहले सबसे देख लेते हैं कि व्हाट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है, ठीक। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा जो है वो यूनिक होता है, हर बच्चा जो है वो एक दूसरे से अलग होता है। लर्न्स इन हिज और हर ओन वे एंड पेस, हर बच्चा अलग होने के कारण अपनी अलग पेस पे पढ़ता है। एक अलग जो है पेस होती है उनकी लर्निंग की, जो है उनकी जो अपनी एक अलग गति होती है सीखने की। वो हर इंडिविजुअल जो है वो अलग तरीके से सीखता है और अलग स्पीड से सीखता है, अलग अलग गति से सीखता है, ठीक है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो है कारण क्या है। कारण से पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर एक बच्चा अलग हो सकता है। इंटेलिजेंस, ठीक, हर एक बच्चे का आईक्यू अलग होता है। कुछ बच्चे आपने देखा गिफ्टेड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आप उनको एक चीज़ बताओगे, दो चीज़ों को अपने अपने से जोड़ के आपको बता देंगे।
और कुछ बच्चे होते हैं बहुत स्लो होते हैं, उनको एक चीज़ आप 10 बार बताओगे तब जाके वो सीखेंगे। तो इंटेलिजेंस आईक्यू जो है वो हर एक बच्चे का क्या होता है, अलग होता है। फिर इंटरेस्ट, ठीक, हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। किसी को इंग्लिश ज़्यादा पसंद है, किसी को साइंस ज़्यादा पसंद है, किसी को मैथ ज़्यादा पसंद है। तो जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है उस चीज़ में बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है। किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है उसी तरफ उसका रुझान है, उसी चीज़ को वो अच्छे तरीके से सीखता है। फिर है फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। जितना अच्छा आपका बच्चा फिजिकली डेवलप्ड है, जितना बच्चा फिजिकली फिट है, उतना ही फास्ट वो सीखता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा फिजिकली अनफिट है, जो बच्चा हमेशा बीमार रहता है, वो स्लो लर्नर होगा, ठीक है, वो धीरे धीरे सीखेगा। अगर कोई बच्चा फिट है, मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, तो वो जल्दी सीखेगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो हर एक बच्चे की अलग होती है, जो कि एक व्यक्तिगत भिन्नता है और ये लर्निंग को अफेक्ट करती है। फिर है सोशल डेवलपमेंट, ठीक। कुछ बच्चे जो है वो सोशली बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, बहुत जल्दी इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपने नेबरहुड में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है वो जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, है ना। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी इंटरेक्ट नहीं करते हैं लोगों से, बच्चों से जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना पाते। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीरे सीखते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट जो है वो भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस है और ये भी लर्निंग को इफेक्ट करता है। देन पर्सनल एटीट्यूड, हर एक बच्चा जो है हेरिडिटी से भी ये चीज़ जो है वो रिलेटेड है। हर एक बच्चा जो है उसका एटीट्यूड, उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत अलग होती है। जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोग इंट्रोवर्ट हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, कुछ लोग चुप रहना पसंद करते हैं। तो जो पर्सनल एटीट्यूड है एक बच्चे का, वो भी इंडिविजुअल डिफरेंस है और वो भी लर्निंग को अफेक्ट करता है। फिर है लर्निंग एबिलिटी, सीखने की क्षमता भी सबकी अलग होती है। इमोशनल डेवलपमेंट, एक बच्चा इमोशनली कितना डेवलप्ड है, ठीक है, अपने इमोशंस के ऊपर किसी का कितना कंट्रोल है। कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है, उनको आप डांट भी दोगे थोड़ा सा जो है तो इतना वो इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन किसी को अगर आप एक बार डांट दोगे तो हो सकता है पूरा दिन उस बच्चे का ध्यान उसी में रहे कि मुझे आज डांट पड़ी, मेरी इंसल्ट हो गई, है ना। तो इमोशनली एक बच्चा कितना अवेयर है, इमोशनली कितना फिट है, ये चीज़ भी जो है लर्निंग को अफेक्ट करती है और ये भी एक जो है इंडिविजुअल डिफरेंस है। और एप्टीट्यूड और क्रिएटिविटी जो है ये भी बच्चे को, किसी इंसान की जो अभिरुचि क्या है और जो है सृजनात्मक क्षमता जो है वो बच्चे की कितनी है, ये भी अफेक्ट करती है डेवलपमेंट को। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण क्या होते हैं, एक तो हो गया आपका हेरिडिटी, ठीक है, वंशानुक्रम। जैसे कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं, है ना। तो आपके पेरेंट्स से कुछ चीज़ें आपके अंदर आती हैं, तो हेरिडिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, एक बच्चे का फैमिली इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट, सोसाइटी कैसी है, कैसे कल्चर से बच्चा आता है ना। अलग अलग रिलीजन के बच्चे होते हैं हमारे पास, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक बच्चे का इन्वायरमेंट जो है उससे ही बच्चा सीखता है, ठीक है। बच्चा क्या है, सम ऑफ हिज सराउंडिंग्स, है ना। तो हर एक बच्चे की सराउंडिंग डिफरेंट होती है जिसकी वजह से हर एक बच्चा अलग हो सकता है। एज एंड मेच्योरिटी, ठीक है, एज और जो मेच्योरिटी होती है वो भी एक बच्चे को अलग बताती है, ठीक, अलग बनाती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा छोटा है तो वो अलग है, उससे बड़ा बच्चा जो है वो अलग है। जेंडर डिफरेंसेस, ठीक है। अब जेंडर जो है वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण होता है, ठीक है। एक जो लड़की है और एक जो लड़का है, उन दोनों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, उन दोनों में ही अंतर होता है, ठीक है। तो जो जेंडर होता है वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाते हैं। जो लड़कियां हैं उनका इंटरेस्ट अलग चीज़ों में होगा, लड़का है तो उसका इंटरेस्ट अलग चीज़ों में होगा, ठीक। देन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, एक बच्चे को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, ठीक है। तो मान लो एक बच्चा एक नए स्कूल में गया है, ठीक है, वहाँ पे कैसे डिफरेंस है। हो सकता है एक बच्चा बहुत अच्छे स्कूल से जो है उस स्कूल में आया और एक बच्चा जो है वो किसी बहुत नॉर्मल से गवर्नमेंट स्कूल, मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट स्कूल नॉर्मल है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए जो है बहुत से ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। तो ये बात जो है ख़राब भी लग सकती है, बट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। तो एक बच्चा जो है वो किसी अच्छे स्कूल से नहीं है, पहले उसने जो है पहले जहाँ से वो आया है वहाँ पे उसने ज़्यादा नहीं सीखा। तो क्या होता है कि आगे चल के, मतलब एक बच्चे को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं मिली, तो वो जब किसी एक नए स्कूल में गया, मानो, ठीक है, दोनों ही बच्चे एक ही स्कूल में गए, तो दोनों बच्चे बहुत डिफरेंट होंगे, ठीक है। एक बच्चा जो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर पहले फेस करके आया, जिसे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, उसका आईक्यू बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक बच्चा जिसको बेशक उसका आईक्यू अच्छा है, लेकिन क्योंकि उसको पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली तो चीज़ें उसके लिए नई हैं, इसके कारण क्या होगा,
वो जो है थोड़ा सा स्लोली लर्न करेगा चीज़ों को। हो सकता है आगे चल के दोनों एक ही आईक्यू लेवल पे पहुंच जाएं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि सीखने का जो पेस है दोनों का वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपको कितनी मिल रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल डिफरेंस है, ये भी भिन्नता होती है। देन इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ठीक है, आपका किसी बच्चे का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये भी डिफरेंस लाता है लर्निंग कैपेसिटी के अंदर। ठीक, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है और अपनी गति और तरीके से सीखता है। ठीक है, कारण क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, लिंग भिन्नता, शैक्षिक अवसर, आर्थिक स्थिति, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण हैं। और किस किस क्षेत्र में भिन्नताएं होती हैं? बुद्धि में, रुचियों में, शारीरिक विकास में, सामाजिक विकास में, व्यक्तित्व और अभिवृत्ति में, सीखने की क्षमता में, संवेगा संवेदनात्मक विकास में, और अभिरुचि और संज्ञानात्मकता में। ठीक है, अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे टैकल करना है? यूज चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। आपको क्लासरूम में ऐसी अप्रोच को यूज करना है जो कि हर एक बच्चे को टारगेट करे, ठीक है, जिससे कि हर एक बच्चा जो है वो सीख पाए। जैसे आप ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो यूज करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जो है आपके फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल डेवलपमेंट में एक और चीज़ आती है। जैसे कुछ बच्चे जो हैं, किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है, देख कोई कम देख पाता है ना, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई जो है किसी का आईक्यू लेवल कम है, तो हर एक बच्चे को हम एक ही क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो हमें ऐसी अप्रोच यूज़ करनी है क्लास में जिससे आप हर एक तरीके के बच्चे को टारगेट कर पाओ। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो आईसाइट वीक है किसी की, तो उसको आप आगे बिठाएंगे, है ना, ताकि उसको अच्छे तरीके से चीज़ें दिख पाएँ। ठीक, अगर किसी को सुनने में दिक्कत है, उसे भी आप आगे बिठाएंगे ताकि वो अच्छे से आपकी आवाज़ को सुन पाए। आप चार्ट्स का यूज़ करोगे, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करोगे, जैसे स्मार्ट बोर्ड का यूज़ आप कर सकते हो, जिससे जो है बच्चे की सारी सेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हो और बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाए। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, आपको हर तरीके के बच्चे, स्लो ब्लूमर से लेकर जो आपके गिफ्टेड बच्चे हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, सबको जो है समान अवसर जो हैं वो प्रदान करने हैं। फिर है वेरिड टीचिंग मेथड्स, आपको विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, अलग अलग टीचिंग मेथड्स को यूज़ करके पढ़ाना है, ताकि बच्चे जो हैं, सभी बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से सीख पाएँ। जैसे अगर कोई गिफ्टेड बच्चा है ना, आप अगर स्लो लर्नर्स को टारगेट करके पढ़ा रहे हो, तो गिफ्टेड बच्चा क्लास में बोर होगा, है ना, तो आपको ऐसी जो है टीचिंग एड्स यूज़ करनी है, ऐसी जो है विधि यूज़ करनी है जिससे कोई भी बच्चा क्लास में बोर ना हो, सब लोग इंटरेस्टेड हो, सब लोग अच्छे से सीखें। देन रिस्पेक्ट एंड वैल्यू डाइवर्सिटी, आपको डाइवर्सिटी को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, आपको हर एक बच्चे को साथ में लेके चलना है। प्रोवाइड रेमीडियल एंड इनरिचमेंट एक्टिविटीज़, अगर किसी बच्चे को नॉर्मल, आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा वीक है तो आप उसको अलग से रेमीडियल क्लासेस दे सकते हो, ठीक है, उपचारात्मक एवं गतिविधियां प्रदान करें, ठीक है, ऐसे बच्चों को आपको जो है रेमीडियल क्लासेस अलग से आप उनको एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर भी थोड़ा सा पढ़ा सकते हो। प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, आपको समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है, क्लास में आपको इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देना है, आपको बच्चों को भी समझाना है कि भेदभाव जो है वो नहीं करना है, खुद भी नहीं करना है, और मेक श्योर करना है कि आपकी कक्षा में भी ऐसा बच्चे जो है आपस में भेदभाव ना करें और एक साथ बैठकर पढ़ें। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टारगेट करने का मतलब ही यही होता है कि बच्चों में भेदभाव ना किया जाए। जो अगर कोई जो है स्लो लर्नर है या फिर किसी बच्चे में कोई फिजिकल एबनॉर्मेलिटी है, तो उसको अलग बिठाकर ना पढ़ाया जाए, उसे एक ही क्लास में सब बच्चों के साथ में बिठाकर पढ़ाया जाए, ताकि उसे ये लगे कि मैं भी बाकियों की तरह ही हूँ। अगर आप उसको अलग से बैठकर पढ़ाओगे तो उसके मन में ये चीज़ आएगी कि मैं शायद बाकियों से अलग हूँ, मैं शायद कम स्मार्ट हूँ, बाकी बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो इससे क्या होगा, लर्निंग भी अफेक्ट होगी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है टारगेट करना है हमें, और हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना है। आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आगे आपको बताया था कि विकास जो है वो सर्पिल प्रक्रिया है, रेखिक प्रक्रिया नहीं है, यानी कि विकास जो है ये क्या है, डेवलपमेंट जो है ये एक स्पाइरल प्रोसेस है, लीनियर प्रोसेस नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व कंटिन्यूस प्रोग्रेस एज वेल एज इम्प्रूवमेंट इन ओल्ड स्किल्स, नई स्किल्स के साथ साथ, नई स्किल्स जब हम सीखते हैं तो हम पुरानी स्किल्स को भूलते नहीं हैं, नई स्किल्स के साथ साथ ओल्ड स्किल्स जो हैं उनकी भी डेवलपमेंट होती है, ओल्ड स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप होती रहती हैं, इसीलिए डेवलपमेंट जो है इसको हम लीनियर प्रोसेस ना बोलकर स्पाइरल प्रोसेस बोलते हैं। इट डज नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन बट इन स्पाइरल मैनर। जैसे यहाँ पर आप देखो, एक बच्चा जो है, 1 साल के बच्चे ने क्रॉलिंग सीखी, 2 साल के बच्चे ने चलना सीख लिया, ठीक है, तो जब बच्चे ने चलना सीख लिया तो वो पहले से बेटर क्रॉल कर पाता है, उसके साथ साथ उसकी जो क्रॉलिंग
कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई, है ना। 3 साल का बच्चा जो है वो बोलना सीख लेता है, 4 साल का बच्चा जो है वो रीडिंग सीख पा रहा है, ठीक है, ये बात करना सीख पा रहा है। 4 साल का बच्चा जो है वो रीडिंग करना सीख पा रहा है, बातचीत करने की क्षमता और बेहतर होती जाती है। तो जब वो रीडिंग सीखता है, जब वो बुक से देखकर रीड करना सीख रहा है, तो उसकी जो बात करने की जो क्षमता है, उसकी जो बोलने की क्षमता है, बातचीत करने की जो प्रक्रिया है, वो और ज़्यादा बेटर हो जाती है ना। उसकी जब उसने रीडिंग शुरू की, उसकी वोकैबुलरी जो है वो और बेटर हो गई। तो ये रीडिंग स्किल्स तो बढ़ ही रही हैं, उसके साथ साथ उसकी जो बातचीत करने की क्षमता है वो भी बढ़ रही है। तो ये तो बढ़ ही रहा है, ये भी साथ साथ बढ़ रहा है। और जब उसकी रीडिंग स्किल्स बढ़ गई, उसने धीरे धीरे राइटिंग भी सीख ली। तो जब उसने लिखना सीखा, जब वो वर्ड्स को लिखना सीख रहा है, तो उसके साथ साथ में उसकी रीडिंग और भी ज़्यादा बेटर हो रही है ना। जब बच्चा लिखना सीख रहा है, उसकी वोकैबुलरी और ज़्यादा डेवलप हो रही है, उसको चीज़ों को और बेटर तरीके से पढ़ना आ रहा है। तो जब राइटिंग स्किल्स बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ में रीडिंग स्किल्स भी बढ़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब आप अगले स्टेज पर पहुंच गई तो पिछली स्टेज छूट गई। पिछली स्टेज भी साथ साथ में चलती रहती है, पिछली स्टेज में भी डेवलपमेंट होती रहती है, और अगली स्टेज में भी साथ साथ में डेवलपमेंट होती रहती है। इसमें आगे बढ़ने के साथ साथ पुराने कौशलों में सुधार होता है, ठीक है। आगे बढ़ने के साथ साथ जो है आपकी जो मूविंग फॉरवर्ड अलॉन्ग विद इम्प्रूवमेंट, रिवीजन एंड डिपेंडिंग ऑन ओल्ड स्किल्स, दिस इज रियल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि जब आपने कोई नई स्किल सीख ली तो आप पिछली स्किल को भूल जाओगे या उसको इग्नोर करोगे, साथ साथ डेवलप होगी। इसीलिए इस प्रोसेस को जो है स्पाइरल कहा गया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये लीनियर प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। टॉकिंग फिर रीडिंग, रीडिंग के साथ साथ आप टॉकिंग भी तो आगे लेके चल रहे हो, है ना। और राइटिंग के साथ साथ आप रीडिंग को भी तो आगे लेके चल रहे हो। ऐसा थोड़ी ना है कि आप रीडिंग करना शुरू हो गए तो बातचीत वहीं पे रुक गई, जितनी सीखी थी उतनी ही कर पाओगे, या राइटिंग सीख ली तो रीडिंग उतनी ही करोगे जितनी सीखी थी। आप और अच्छा रीड करना सीखते हो, है ना। तो इट डज नॉट शो इम्प्रूवमेंट एंड रिवीजन बाय गोइंग बैक। अगर आप लीनियर प्रोसेसेस को कहोगे तो यहाँ पर आपको रिवीजन और इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। फिर एक स्किल जितनी सीखी थी वहीं छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ते हो, है ना, उसको साथ लेके चलते हो। इसीलिए जो डेवलपमेंट है उसको स्पाइरल प्रोसेस कहा गया है rather than a linear process. I hope this is clear. Now, we have a question from previous year. Individual difference in learning preferences of students should be seen as. विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटी, इसे संज्ञानात्मक असमानता के रूप में देखना चाहिए। डेवलपमेंट डेफिसिट्स अमंग सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों के विकासात्मक कमियों के रूप में देखना चाहिए। नॉर्मल डिपिक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का सामान्य चित्रण इसको समझना चाहिए, या फिर एबनॉर्मल पैरामीटर ऑफ देयर डेवलपिंग आईक्यू लेवल्स, उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का असामान्य मापदंड इसको समझना चाहिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है लर्निंग प्रेफरेंसेस में, उसमें स्टूडेंट्स लर्निंग प्रेफरेंसेस में, तो लर्निंग प्रेफरेंसेस में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको आपको कैसे देखना चाहिए? कमेंट्स में आप लोग अपना आंसर जो है वो टाइप कर सकते हो। तो जो लर्निंग जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं उनको एज एन एबनॉर्मेलिटी हम नहीं देखते, ठीक है। उनको जो है असमानता के रूप में नहीं देखना चाहिए, अभी हमने पढ़ा। डेवलपमेंट डेफिसिट्स के रूप में भी उनको हम नहीं देखते, ठीक है। विकासात्मक कमियों के रूप में भी उनको नहीं देखना चाहिए। नॉर्मल डिपिक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, यस, दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। विविधता का सामान्य चित्रण, ठीक है, ये डाइवर्सिटी का एक सामान्य चित्रण है, ठीक। डाइवर्सिटी जो है इट इज वेरी नॉर्मल, इसको नॉर्मल तरीके से देखना चाहिए। एब नॉर्मल पैरामीटर ऑफ देयर डिफरिंग आईक्यू, तो ये भी आपका गलत है। जहां पे भी आपको ये एबनॉर्मल जो है एबनॉर्मल वर्ड या डेफिसिट वर्ड ये देखने को मिलेगा इंडिविजुअल डिफरेंस वाले क्वेश्चन में, वहां पे आपको क्रॉस लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड। Next, children with individual differences should be taught in a school having teachers to teach in different sections of classroom based on their individual differences, trained to use different pedagogy to meet their diverse learning needs, trained to teach children with specific individual differences, trained to make them homogeneous learners. व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षक को विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हूँ। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हूँ।
तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट्स में अपना आंसर टाइप कर सकते हो। टू टीच इन डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस में पढ़ाया जाए जहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे बच्चों को सेग्रीगेट किया गया है। बट ऐसे टीचर्स जो हैं वो लाए जाएं जो कि ट्रेंड हैं अलग अलग पैडागॉजी यूज करने के, जो कि डिफरेंट नीड्स को टारगेट करते हैं, या फिर ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन जो कि अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस से जुड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेन किया गया हो जिन टीचर्स को, या फिर टू मेक होमोजीनियस लर्नर्स। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड पार्ट। ऐसे टीचर्स जो हैं उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो डिफरेंट पैडागॉजी को यूज कर पाए, डिफरेंट एड्स को यूज कर पाए अपनी क्लास में प्रेजेंट डाइवर्स स्टूडेंट्स को टारगेट करने के लिए, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टारगेट करने के लिए एक ऐसी पैडागॉजी लाई जाए जो सबको टारगेट करे। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हूँ, ऐसे टीचर्स जो हैं वो जाने चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इज मॉडिफिकेबल, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। विकास निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तय होता है, विकास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 4। तो डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग है, डेवलपमेंट मॉडिफिकेबल है, डेवलपमेंट जो है ये इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से, और डेवलपमेंट जो है ये यूनिवर्सल तो होता है लेकिन कल्चरल कंटेक्स्ट का भी इस पर इन्फ्लुएंस होता है। मैंने आपको बताया था हर एक बच्चा अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आता है और उसका उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर, उसकी लर्निंग प्रोसेस के ऊपर जो है इफेक्ट होता है। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। विकास जो है ये जीवन पर्यंत होता है, परिवर्तय होता है, अनुवांशिकता और पर्यावरण का भी इस पर असर होता है, सार्वभौमिक होता है लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ का भी इस पर प्रभाव होता है। यहाँ पर लिखा है कि प्रभाव नहीं होता है। क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कंसेप्ट प्रोसीड्स फ्रॉम, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, रैशनल टू इम्पेरिकल, तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर बढ़ती है। रैशनल यानी कि तर्क संगत, जहाँ पर आप फैक्ट्स बता रहे हो, इम्पेरिकल यानी कि अनुभव जन्य, जहाँ पर आप बच्चे को खुद अनुभव करवा रहे हो। तो ये चीज भी हमने पढ़ी। हमने क्या पढ़ा था, ये चीज़ पढ़ी नहीं है बट इसको आप यहीं से माइंड में रख लो। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम कहाँ से सीखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीखते हैं। तो लर्निंग जो है वो हमेशा पेरिकल से रैशनल की तरफ जाएगी यानी कि अनुभव जन्य से तर्क संगत की ओर, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ यानी कि सरल से जटिल की ओर, कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की ओर यानी कि मूर्त से अमूर्त की तरफ, मूर्त जो हम देख सकते हैं, अमूर्त जो हम देख नहीं सकते, और कहाँ से, जेनरिक से स्पेसिफिक की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आई थिंक आज हम यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो अभी पेंडिंग हैं बहुत सारे, वो टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, एंड देन हम वाइगॉस्की, पियाजे, कोलबर्ग, इन सब की थ्योरीज को धीरे धीरे टारगेट करेंगे अलॉन्ग विद प्रीवियस क्वेश्चन। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन ही करे हैं। इस टॉपिक को कवर करके हम जो है ये जो 3 टॉपिक आज मैंने आपको बताए थे इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये हेल्पफुल रही है आपके लिए तो डू प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर